5,000 रुपए कर दिए गए। तो कुल मिलाकर केवल 60,000 रुपए 24,000 से बढ़ाया, जो 36,000 रुपए है। दूसरा हमें बढ़ाया गया 3,000 रुपए, तो 36,000 रुपए पर 10% 3,600 रुपए और 3,000 6,600 रुपए का एक न्यूनतम बेनिफिट एक वेतनभोगी को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई टैक्स की, यानी कि आधा फायदा टैक्स की छूट में जनता को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पहले भी अमित जी ये माना जा रहा था कि ग्रामीण विकास पर सरकार का जोर रहेगा, और वो हमें यहां दिखाई दिया। परियोजनाओं की बात की, किस तरह से किसानों को सिंचाई के लिए मदद की जाएगी, तरह तरह से सरकार ने ग्रामीण भारत की बात की है। देखिए, निश्चित तौर पर इस बार का जो बजट है वो किसान को केंद्रित रखकर किया गया। 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि किसान इस देश की बैकबोन है और उनके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उनका जो आय दुगनी करने का 5 साल का प्रोग्राम था, वित्त मंत्री जी ने उसमें सहयोग दिया है। सिंचाई के लिए, कृषि के लिए और उनके जो फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी देना, लोन देना, सब चीजों का ध्यान रखा गया है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यह देश की आधारभूत संरचना कृषि के हित में ध्यान रखकर बनाया गया। जी, मैं अपने दूसरे मेहमान से भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बजट पर? आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? दिस बजट इज एक्चुअली अ ग्रेट सपोर्ट फॉर द स्टार्टअप्स because basically the budget is talking the walk which the government was doing. गवर्नमेंट का यही था कि स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए और उनको हमें प्रोपेल करना है। और ये देखा गया है कि 5 साल तक, कोई भी 3 साल आपको कोई कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स कंपनी में नहीं देना होगा। तो ये बहुत अच्छा रूल है। और इसके लिए एक और गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट की है, क्योंकि पहले उन्होंने बोला था कि 3 साल फर्स्ट 3 ईयर्स, इवेंचुअली स्टार्टअप्स कुछ प्रॉफिट मेक करते नहीं है फर्स्ट 3 ईयर्स। तो उन्होंने अब ये रूल निकाला है कि 5 साल में आप 3 साल, किसी भी 3 साल ले सकते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट बूस्ट। एंड मुझे ये लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में, जो कि जिस सेक्टर में हमारा स्टार्टअप एक्चुअली काम करता है, उस सेक्टर को भी बूस्ट मिला है। क्योंकि जेनरिक मेडिसिन जन औषधि स्टोर्स के थ्रू जो सेल होती हैं, 3,000 जन औषधि स्टोर्स को खोलने का वो रखा गया है इस साल में। और डायलिसिस सेंटर भी काफी खोले जाएंगे। तो इससे जो आम जनता है, जिनको एक्चुअली में रिक्वायर्ड है हेल्थ केयर के इम्पेटस, उनको यह बेनिफिट पहुंचेगा। लेकिन अमित जी, अगर हम छूट की बात करें, जिस तरह से जनता ज्यादा छूट की उम्मीद तो लगाए बैठी थी, क्योंकि महिलाओं की अगर यहां पर बात करें, उनके लिए भी कुछ नहीं रहा। उम्मीद महिलाओं को थी कि उनको कुछ खास ध्यान में रखकर वित्त मंत्री जरूर कुछ ना कुछ देंगे। देखिए, निश्चित तौर से महिलाओं को इस बार शायद वित्त मंत्री जी ने नदारत कर दी अपने बजट से, उनको कुछ नहीं। लेकिन कुल मिलाकर जो सारे टैक्स पेयर्स पर एक फ्लैट डिडक्शन मिला है, तो महिलाएं उसमें भी आती हैं। तो मैं कहूंगा कि स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए ना तो महिला बैंकों का कोई विस्तार करने की बात करी उन्होंने, ना ही उनकी सुरक्षा की बात करी, और ना ही उनसे संबंधित किसी स्पेशल रोजगार सुविधा की बात करी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की अनदेखी की गई है इसमें। लेकिन स्टार्टअप इंडिया पर जोर दिया गया। स्टार्टअप तो देखिए, हमारे देश के लिए एक नया चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। तो स्टार्टअप के लिए कई तरह के कर प्रावधान में भी छूट दिया गया, टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड किया गया है उनको नॉलेज रिसोर्स सेंटर प्रोवाइड किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये है कि आने वाले लंबे दीर्घकालीन समय में हमारे युवाओं को रोजगार मिले और वो जॉब पाने की बजाय जॉब देने वाले बने। इसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया। लेकिन रवि जी, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, जिस तरह से बीपीएल परिवारों को ध्यान में रखा गया है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो नीचे का तबका है, अब उसे मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश होगी, उनका भी ध्यान यहां पर रखा गया है। चाहे उन्हें शिक्षा से जोड़ने की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बात हो। इज इट डायरेक्टेड टू मी? यस। ओके। आदित्य जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। जी, मेरा सवाल आप ही से है। आप एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूं, जिस तरह से बीपीएल परिवारों का भी यहां पर ध्यान रखा गया है, जो निचला तबका समाज का है, उनकी जरूरतों को इस बजट में ध्यान में रखा गया है। राइट। तो चाहे शिक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य की। एग्जैक्टली। आई थिंक एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा इम्पेटस दिया गया है। जैसे कि अमित जी ने बताया, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि आर्स इज एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी। स्पेशली बीपीएल लोगों के लिए भी बहुत कुछ बजट में रखा गया है। और मेरे हिसाब से ये जो मिडिल इनकम को टारगेट ना करते हुए, या किसी को इनकम टैक्स स्लैब्स को ना बढ़ाते हुए, और ये सब जो जनरली एक वोट बैंक की बजट होता है वो ना रखते हुए, एक एक्चुअल इकोनॉमी को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, उसी की तरफ हमारा बजट है।
और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है जेटली जी और मोदी जी की तरफ से, एंड आई थिंक द होल गवर्नमेंट शुड बी अपलॉडेड ऑन दिस। तो आप बहुत पॉजिटिव हैं इस पूरे बजट को लेकर। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, आपको लग रहा है कि बेहतर किया सरकार ने इस बजट में? डेफिनेटली आई थिंक जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे? आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन इज द की, एज यू सेड, और इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से जो 2 साल का परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए अगर ये जो भी पॉइंट्स आए हैं और जो गवर्नमेंट का पास्ट परफॉर्मेंस रहा है उसी को आगे अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का काफी अच्छा है। इवन इफ 80% ऑफ इट गोज थ्रू देन इट्स अ ग्रेट आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोग्रेस फॉर द कंट्री। और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स में 2 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट, एट द सेम टाइम फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना 3.5% पे, तो ये बहुत अच्छे टारगेट सेट किए हैं खुद। और आई थिंक काफी जरूरत होगी गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी एट द सेम टाइम रिमूव करने के लिए, रेड टेप हटाने के लिए, और एक्चुअली में इस जो भी सब्सिडीज हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं वो एक्चुअली में कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अमित जी, आप देख रहे हैं कि आदित्य जी तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन शेयर मार्केट पॉजिटिव नहीं रहा, बहुत नेगेटिव हो गया है और काफी डाउन गया है। क्या वजह मान रहे हैं आप? देखिए, शेयर मार्केट के नेगेटिव होने के लिए वजह यह है कि टैक्स के जो अपेक्षित है कि उन करों में कोई सुधार आएगा, छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी, वो नहीं हुआ है। दूसरा, हम अगर बात करें उद्योगों के लिए तो टैक्स ड्यूटी बढ़ा दिया गया है, सरचार्ज बढ़ा दिए गए हैं, नए नए तरीके के सेस लगाए गए हैं, इन सबसे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। दूसरा, जो मध्यम व्यापारी था जिसको बहुत अपेक्षाएं थी कि सरकार उनके उद्योगों को सुधार करने के लिए कुछ न कुछ जरूर सुविधाएं प्रदान करेगी, उसमें उन चीजों को बहुत ज्यादा नहीं देखा गया और उन पर अतिरिक्त कर भार और लगा दिए गए। कॉर्पोरेट टैक्सेशन में कोई कमी नहीं किया गया, उसको जो का त्यों रखा गया। तो इन सब की वजह से बाजार थोड़ा सा नेगेटिव और निष्क्रिय हो गया। लेकिन सर्विस टैक्स नहीं बढ़ा है। देखिए, सर्विस टैक्स पे सेस सरचार्ज बढ़ गया है 0.5%, तो इस वजह से सरचार्ज बढ़ने के कारण इनडायरेक्ट उसमें भी इंक्रीज हो गया। बट आई थिंक सर्विस टैक्स को तो वैसे ही बढ़ना है 15% से 18%, तो अगर जीएसटी को इनको इम्प्लीमेंट करना है तो इवेंचुअली इट हैज टू इंक्रीज, और धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है, 1 साल में 0.5%, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड मूव टुवर्ड्स बिल्डिंग द इकोनॉमी। लेकिन आदित्य, हमने देखा कि पिछली बार भी अप्रैल से दिसंबर के बीच कई बार सेस बढ़ा दिया गया, तो इसे हम कहेंगे कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सरकार ने छिपे रास्ते से टैक्स बढ़ाने की कोशिश की। आई थिंक अगर जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना है, जो कि आज अगर किसी भी बिजनेसमैन से आप पूछें कि हाउ टू इम्प्रूव देयर बिजनेस डायनेमिक्स इनटू इंडिया, वो यही बोलेगा कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दो। और अगर जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना है तो गवर्नमेंट हैज टू टेक टफ स्टेप्स। They have to bring the tax level to an optimum range of around 18%, and that has to be done slowly. और स्वच्छ भारत को भी एक इम्पेटस देने के लिए, जो कि आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मूव टुवर्ड्स क्लीनिंग इंडिया। और अगर हमारे जहां पे हम रहते हैं वही क्लीन नहीं होगा तो देयर विल बी नो टूरिज्म, देयर विल बी पीपल ऑलवेज डिस्कंटिन्यूइंग अबाउट इट। तो ये एक अच्छा मूव है मेरे हिसाब से, चाहे 15% है, लेकिन देयर आर सर्विस सेक्टर, वी आर अ सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड इकोनॉमी, और अगर यही टैक्स कलेक्शन वीक होगा तो कंट्री चलेगी कैसे? चलिए, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश का बजट आज पेश कर दिया है, और कुछ लोगों को इससे काफी लोग इसको लेकर सकारात्मक हैं, तो कुछ लोगों में निराशा भी है। दुनिया आज भारत के इस बजट पर नजर बनाए हुए है, और वैश्विक मंदी के बीच कितनी उम्मीद भरा ये बजट रहा, इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक, हम लौट रहे हैं जल्द। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश कर दिया है। बजट में किसानों, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। जेटली ने बजट में 5 लाख से कम आय वालों को सालाना 3,000 रुपए कर में राहत दी है। बजट में नौकरी पेशा लोगों को हाथ निराशा लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हां, किसानों के लिए इसमें बहुत कुछ किया गया। 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुने करने का वादा किया है। बीपीएल परिवारों तक सब्सिडी का सिलेंडर पहुंचेगा। करीब 1.5 करोड़ लोग जिनके पास अभी चूल्हा है और वो गैस सिलेंडर नहीं है, उनको जोड़ा जाएगा। पीपीपी योजना का दायरा और बढ़ाया जाएगा। बजट में 9 विशेष योजनाओं पर जोर दिया गया है। कृषि के लिए सिंचाई पर जोर दिया गया है। किसानों की आय दोगुना करने का एक लक्ष्य रखा गया है सामने।
कृषि के लिए 35,984 करोड़ रुपए का फंड है। सिंचाई योजना के लिए 17,000 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए। 5 लाख एकड़ में जैविक खेती होगी। कचरे को जैविक खाद में बदलेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मनरेगा में खासा जोर दिया गया है। मनरेगा के तहत 5 लाख तालाब बनेंगे। दालों के उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपए अलग से रखे गए जिससे कि दाम स्थिर रहे। 12 राज्यों में किसानों के लिए ई पोर्टल बनेगा। आधार को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए 25,000 करोड़ का आवंटन है। पीएम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए यहां पर रखे गए हैं। किसानों के लिए 4 नई परियोजनाएं हैं। नाबार्ड को सिंचाई के लिए 20,000 करोड़ दिए जाएंगे। फसल बीमा योजना ये पहले सरकार ने लॉन्च की है। इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए रखे गए। सूखाग्रस्त इलाकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना। ग्राम पंचायतों को 80 लाख रुपए मिलेंगे। फरवरी 2016 तक 5,516 गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा। मनरेगा के लिए अब तक का सबसे बड़ा फंड एलोकेट किया गया है मोदी सरकार की ओर से इस बार बजट में। और इसी बजट को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है? हालांकि बहुत कुछ ऐसा है जिस पे उम्मीदें की गई थी, उस तरफ सरकार नहीं बढ़ी है, लेकिन किसानों को राहत देकर क्या अपनी छवि चमकाने की भी कोशिश यहां पर की गई है? क्या कुछ इसका असर होगा आने वाले साल में और क्या आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा जिसकी सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी वैश्विक आर्थिक मंदी को देखते हुए? इस पर बात करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। अमित कुमार गुप्ता है, सीए हमारे साथ पहले से मौजूद है। इसके अलावा आदित्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, को फाउंडर है केएनएन गो के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, पहला सवाल आपसे, टैक्स स्लैब को लेकर ज्यादा चिंता थी लोगों में, उसमें तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, किस तरीके से देखें सर? देखिए, मैंने आपके शो पर इससे पहले भी बताया था कि बजट से ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, क्योंकि बजट में हमें कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री जी के पास चैलेंज बहुत ज्यादा था। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना था। 1,38,000 करोड़ रुपए ओआरओपी की मांगे लागू करी हैं, जिसका भी अतिरिक्त भार सरकार को उठाना है। तो कुल मिला के सरकार को कहीं ना कहीं इन सब खर्चों को निर्वाह करने के लिए पैसे भी जुटाने थे। तो इसलिए जो आयकर के स्लैब है उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं, बल्कि वैसा का वैसा ही रखा गया है। लेकिन अगर आप देखें, 2 चीजों में बदलाव किया गया। छोटे व्यापारी को प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के तहत जो उसकी सालाना टर्नओवर 1 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया, जिससे उनका दायरा बढ़ गया। अब छोटे व्यापारी उसमें अपना लाभ ले सकते हैं। उसमें उनको एक 8% के रेट से टैक्स देना और वो अपना बाकी टैक्स बर्डन कम कर सकते हैं। दूसरा, प्रोफेशनल्स को, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, बजट में वित्त मंत्री जी ने बड़ा क्लियर करा, टुवर्ड्स ऑल प्रोफेशनल्स, ऑल द प्रोफेशनल्स आर एबल टू गेट द स्कीम ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम। उसके लिए 20 लाख रुपए तक जो उनकी एनुअल रिसीट्स हैं, उसका 50% ही टैक्स देना है, प्रॉफिट शो करना है और उस पर उन्हें टैक्स क्लेम करना है। तो मुझे लगता है कि ये 2 चीजें हैं जो मध्यम वर्ग के लिए सीधा सीधा टैक्स की बातें बताती है। अदरवाइज बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों को सालाना पर अतिरिक्त सरचार्ज भी लग गया। हाँ, वो तो है, उससे तो वो लोग परेशान होंगे ही। लेकिन इसमें कुछ है जो ऐसा जिस पर हम जिक्र कर सकते हैं। नए जो कर्मचारी हैं उनके लिए पीएफ में जिस तरीके से सरकार 3 साल के लिए निश्चित तौर से सरकार ने दीर्घकालीन योजनाओं का ध्यान रखा है। ईपीएफओ में, पेंशन प्लान में जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उनको मिलने, उन्होंने बोला 3 साल तक 8.33% कॉन्ट्रीब्यूशन तो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उसके लिए भी आयकर की सीमा निर्धारित करिए, 15,000 से ज्यादा उनकी इनकम नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, इस पर हम और बात करेंगे। आदित्य जी, किस तरीके से ओवरऑल आप देखते हैं बजट को? उद्योग जगत इसे किस तरीके से ले? आई थिंक अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स के लिए डेफिनेटली देयर वाज समथिंग जिसमें उनको कि बोला गया कि आपको टैक्स नहीं देना है फॉर फर्स्ट 5 years, with 3 years for any 5 years, right? In the first 5 years. So that's a good thing. प्लस जो गवर्नमेंट ने
कुछ दिन पहले से स्टार्टअप इंडिया का प्लान बनाया है, उसका लग रहा है कि थोड़ा बहुत दे आर वॉकिंग द टॉक। एंड आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमें पता लगेगा कि एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने फंड्स बनाए हैं उसको कैसे वो डिसेमिनेट करना चाहते हैं, और जो एक्चुअल में जो एंड यूजर है, एंड कंज्यूमर है, एंड बिजनेसमैन है, उस तक वो पहुंचेगा या नहीं। फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो इतना कुछ चेंज नहीं आया है, जबकि थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी टुवर्ड द कॉर्पोरेट टैक्स की, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जाएगा क्योंकि लास्ट बजट में बोला गया था। बट टुवर्ड्स दिस देयर इज नो मूवमेंट, एंड प्राइमरली ये इसके वजह से भी, जैसे ये अमित जी ने बताया कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बर्डन्स बहुत हैं, ओरॉप को इम्प्लीमेंट करना है, उसके साथ नया पे कमीशन है, तो बर्डन को मतलब चलाने के लिए ये जरूरी था कि देयर वाज नो चेंजेस मेड। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म अगर आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे कि पीपल आर टॉकिंग कि शेयर मार्केट्स गिर गए हैं, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी वेरी शॉर्ट साइटेड। अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान लेते हैं इसका और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखते हैं तो दैट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द होल इकोनॉमी। नहीं, नए स्टार्टअप्स के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, आपने शुरुआत वहीं से की, आपको लगता है कि उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है नए लोगों पर कारोबार के लिए आने के लिए, और क्योंकि सरकार का फोकस ये है कि जॉब्स बढ़े, लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो अपना कुछ शुरू कर पाए, तो इससे कोई कॉन्फिडेंस आएगा? ये एक बहुत छोटा सा मेजर है जिसमें कि हाँ स्टार्टअप्स को टैक्स देना नहीं होता, बट इवेंचुअली अगर आप देखो तो स्टार्टअप्स को वैसे भी 2-3 साल तक कोई फायदा नहीं होता जिसमें कि उसको टैक्स देना, बट हो सकता है कि उसको चौथे साल या 5वें साल कुछ इनकम हो जिसपे उसको टैक्स नहीं देना, बट एक बहुत छोटा सा परिवर्तन है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और कही गई थी स्टार्टअप इंडिया प्लान में जो कि अभी हमें बजट में नहीं दिखी है। आई थिंक क्या तो उसका अभी एक्सप्लेनेशन नहीं आया, मे बी इन कमिंग टाइम आएगा, बट वो आना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने कहा कि टू मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर्स, इट इज वेरी मच नीडेड कि आप उसकी रिस्क को रिवॉर्ड करो। तो एक एंटरप्रेन्योर अपनी जॉब छोड़ता है या अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको लगा के अपना एक स्टार्टअप करता है, उसमें 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को जॉब देता है, तो उसमें उनको रिवॉर्ड करना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए, उनकी इनकम के लिए या उनके इनकम टैक्स के लिए भी कुछ करना चाहिए। और सही में ये अनुपात भी समझने की जरूरत है, कितने स्टार्टअप शुरू होते हैं और वो कहां तक पहुंच पाते हैं, बीच में दम क्यों तोड़ते हैं, उन पर भी बहुत फोकस करने की जरूरत है, और उसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम रहता है। आरती हमारे साथ जुड़ी हुई है, लाइव इंडिया संवाददाता, और आरती के साथ कुछ गृहणियां हैं, होम मिनिस्टर घर की, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है जब सैलरी आए और उस पर पूरा घर का खर्चा चलाया जाए, ये समझते हुए कि महंगाई किसी वक्त कुछ भी उत्पादों की बढ़ जाती है और वो बड़ी चुनौती रहती है। आरती, बजट को लेकर क्या सोचती है महिलाएं, क्या वो खुश है इससे? रोशन, बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हैं परिवार से, जो कि आज सुबह से ही इंतजार कर रहे थे कि क्या कुछ घोषणाएं होंगी, क्योंकि टैक्स स्लैब जो है हमेशा से ही चिंता का विषय बना रहता है महिलाओं के लिए। मैम, ये जानना चाहते हैं कि फिलहाल जो बजट पेश हुआ है, क्या कुछ महिलाओं को मिला या आपको लगता है कि निराशा मिली महिलाओं को? जी मैम, निराशा तो पूरी तरीके से निराशा है। खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज को तो बहुत बुरी मार पड़ी है, और स्पेशली एज अ वुमेन मैंने जो हम लोगों ने सोचा था, खासकर देश की महिलाएं पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हुई हैं। और जहां तक टैक्स स्लैब की बात है, कोई चेंज नहीं है, और उसके अंदर भी पूरा ही उतना ही कोई चेंजेस, जैसे हम लोगों ने सोचा था कि सब्सिडी सिलेंडर्स जो हैं कम से कम 12 से बढ़कर 14 हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी नहीं हुए। और खासकर महिलाएं तो पूरी तरीके से ब्यूटी पार्लर का खर्चा बढ़ गया है। बिल्कुल, सर्विस टैक्स बढ़ने की वजह से ब्यूटी पार्लर्स, लग्जरियस जितने भी हैं, मोबाइल का बिल लगा लीजिए, कभी कभार जैसे रेस्टोरेंट में कभी आउटिंग पर जाने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो बिल हैं खासकर रेस्टोरेंट वगैरह के हैं, मोबाइल भी है, लग्जरियस सभी चीजें महंगी हो गई हैं। और खासकर देखिए महिलाएं, मैं वर्किंग क्लास हूं तो मुझे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, जिसके लिए मुझे ब्रांडेड चीजें भी चाहिए, तो रेडीमेड कपड़े भी महंगे हो गए। ये बताइए मैम, अब सोने का सामान या अगर हीरे का सामान खरीदने की अगर आप सोचे भी और शादियों का समय है, सोच पाएंगे क्योंकि सब कुछ महंगा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे। हम जैसे मिडिल क्लास। आरती, लौटेंगे आपके पास गृहणियों की इस पर क्या राय? हालांकि टैक्स स्लैब में बदलाव ना होना एक बड़ी तस्वीर में एक वो हिस्सा होता है जिस पर सबसे ज्यादा लोग फोकस करते हैं कि इसमें क्या कुछ किया गया सरकार की ओर से, वहां कोई राहत नहीं है। निरंजन हीरानंदानी मुंबई से एक बड़े कारोबारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, बजट आने से पहले भी आपसे चर्चा हो रही थी, अब बजट आ चुका है, आपकी उम्मीदें पूरी हुई हैं इस बजट से? मेरे अंदाज से उन्होंने जो हाउसिंग क्षेत्र में है तो शायद लिमिटेड ही बेनिफिट्स दिए हुए हैं। छोटे मकान की जरूर बात की है, लेकिन छोटे मकान घर बहुत ही छोटे दिए, लगभग
30 स्क्वायर मीटर्स के मकान को राहत दी है, जरूर दी है। 30 स्क्वायर मीटर मैं समझता हूं झोपड़पट्टी उनके जो रिहैबिलिटेशन होगी उनको ही ये बेनिफिट जा सकता है कि टैक्स फ्री नेचर होगा। छोटे शहरों में 60 स्क्वायर मीटर्स या 600 फुट के उन्होंने राहत दी है जरूर। और जो इनकम टैक्स का डिडक्शन है वो ओवरऑल जो 50 लाख के अंदर जो फ्लैट है या 35 लाख तक लोन है तो उनको पूरा इनकम टैक्स डिडक्शन दे दिया है, लेकिन ओवरऑल जो बेनिफिट देखा जाए वो नहीं हुआ है। दूसरे जहां भी वो टैक्स बेनिफिट दिया है उसमें एक और भी उन्होंने खामी छोड़ी है कि मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स मैट भी लागू जारी रखा है। मींस वो टैक्स फ्री डिडक्शन एक तरफ से वो दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उनको एक नेगेटिव बात हो गई है कि जहां मैट 20% मैट भरना पड़ेगा। निरंजन जी, क्योंकि हमारे साथ अभी कोई कृषि एक्सपर्ट या फिर जिन्होंने गांव के उन क्षेत्रों में काम किया हो जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें और 70% आबादी देश की गांव में बसती है, वहां बहुत कुछ करने की जरूरत है, इसलिए मैं आपकी भी राय इस पर जानना चाहूंगा। कारोबारी होने के नाते आप कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ करने की कोशिश की है सरकार ने। ये इमेज मेकओवर है कि आप ये छवि दिखाना चाहते हैं कि ना सिर्फ बड़े कारोबारियों के लिए बल्कि गांव के लिए सरकार कर रही है, या वाकई इससे कुछ होगा जो एलोकेशन आज हुआ है? यहां 3 बात है। नंबर 1 बात है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ध्यान दिया हुआ है। पोटेंशियल जो है लास्ट माइल रोड कनेक्टिविटी उन्होंने किया है, ग्रामीण विकास के जो सड़कें हैं उनके ऊपर ध्यान दिया है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दिया हुआ है, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया हुआ है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया हुआ है, इरिगेशन पोटेंशियल को इंप्रूव करने के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। तो मेरे अंदाज से एग्रीकल्चर इकोनॉमी जहां सपोर्ट की बहुत आवश्यकता थी उन्होंने काफी ध्यान दिया है। क्रॉप इंश्योरेंस पर दिया है, हेल्थ मेडिकल के ऊपर दिया हुआ है। तो मेरे अंदाज से यहां ग्रामीण विभाग में काफी उत्पन्न बढ़ाने पर और सरप्लस क्रिएट करने में उन्होंने काफी रुचि ली है, तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली रोड और रेलवे में उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी काफी बढ़ोतरी दी है, और मेरे अंदाज से यहां जो पॉजिटिव इफेक्ट इकोनॉमी पर आएगा वो काफी अच्छी रीत से हो जाएगा। इमीडिएटली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के आप देखेंगे बहुत इंप्रूवमेंट। मेरे अंदाज से स्टॉक मार्केट को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को काफी बूस्ट आ जाएगा। उनको ये जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की रीच कर सकते हैं और उनके पास वापस आ जाएंगे। बैंक्स का जो प्रॉब्लम था इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के एनपीए जो थे वो भी उस पर भी राहत हो सकती है। अमित जी, ये अगर चलिए टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से शेयर मार्केट ने रिस्पांस किया इसमें मैं आप दोनों एक्सपर्ट की राय जानना चाहूंगा। इसकी वजह क्या है? बजट आ रहा था और उसके पहले ही बाजार ने गोता लगाना शुरू कर दिया और बहुत नीचे चला गया। बहुत नेगेटिव रिस्पांस शेयर मार्केट से। देखिए, जब बजट आ रहा था वो आप कह रहे हैं बाजार नीचे चला गया, बाजार को बहुत सारी उम्मीदें थी। अगर आप देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर, उन पर एक अतिरिक्त सरचार्ज लगा दिया तो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर महंगा हो गया। ब्रांडेड क्लोथ्स की बात करें तो रेडीमेड गारमेंट और उससे जुड़ी हुई जितनी भी सप्लीमेंट इंडस्ट्री अंडरटेकिंग्स हैं उन सब पर इसका इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि ब्रांडेड गुड्स महंगे हो गए। टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, पोल्यूशन कम करना हमारे लिए एक मेजर चैलेंज है, तो उस पर भी हमने एक ड्यूटी बढ़ा दिया, पर उस पर भी हमारा फर्क पड़ गया। गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स हैं उन पर सब तरफ से इसकी मार पड़ गई है। बजट की टैक्स के रूप में ज्यादा देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो उसके ग्राहक हैं उनकी मांग आने वाले समय में कम होगी। तो इन सब वजहों से बाजार ने थोड़ा सा रुख दिखाया, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। आदित्य जी, लेकिन यहां पर जो डिविडेंड मिल पाता था, एक तो वैसे ही मार्केट के मारे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बहुत लाखों करोड़ रुपए लोगों का डूब चुका है, शेयर मार्केट जितना वोलेटाइल हो, उसके बाद आप स्थिति देखिए तो डिविडेंड जो मिल पाता है उस पर भी टैक्स है इस बार से। तो ये पे है एडिशनल टैक्स, बट आई थिंक वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर है। हाँ, 10 लाख से ऊपर 10 लाख तो जनरली आप देखोगे इंडिविजुअल्स की 10 लाख से ऊपर देन ही इज आई थिंक सुपर रिच इंडिविजुअल जिसकी 10 लाख से ऊपर डिविडेंड से इनकम आ रही है। तो जनरली अगर जो इसके ऊपर इनकम लेते हैं वो जनरली HUF या कॉर्पोरेट के नाम से लेते हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ठीक। अमित जी, एक चीज और मैं यहां जानना चाहूंगा, जन निवेश को लेकर सरकार की एक बड़ी कोशिश होती है कि लोग आकर खुद इन्वेस्ट करें
और टैक्स में कहीं ना कहीं राहत देते हुए बहुत सी योजनाएं ऐसी लाई जाती हैं। मैं देख नहीं पा रहा हूं इसमें, अगर आपने गौर किया हो कि ऐसा कुछ है इस बार जिससे लोग मोटिवेट हो इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, इस पर केवल 2 पॉलिसियां ऐसी हैं, या तो ईपीएफ है या फिर दूसरा पेंशन है, जहां पर उन्होंने एन्युटी फंड पर सर्विस टैक्स माफ कर दिया है और जो एन्युटी से जो पेंशन फंड्स हैं उन पर सर्विस टैक्स हटा लिया। तो सरकार का कहीं ना कहीं यहां पर निवेश को केवल और केवल पेंशन फंड में ही निर्धारित करना या ईपीएफ में लगाने का उद्देश्य है, ऐसा नजर आ रहा है। बाकी सभी क्षेत्रों की इसमें बचत के लिए हम देखेंगे। इस पर क्या उम्मीद आप कर रहे थे जन निवेश को लेकर? देखिए, निवेश के लिए हम ये बात कर रहे थे कि अगर ईपीएफ हट जाता है या दूसरी स्कीमें कोई नई लाई जाएंगी, जहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण बैंकों या 1 रुपए में निवेश की योजनाएं चालू करी गई थी, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। फीमेल्स को, विमेन्स के लिए कोई अलग से सेविंग स्कीम्स को बढ़ाया जाएगा, तो उस तरह की कोई स्कीम इस बार नहीं है। आरती हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरती, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, आपके साथ वहां जो महिलाएं हैं क्या सोच रही है बजट को लेकर वो, और खासतौर से बताते हुए जो आप ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, मैं इसके साथ जोड़ दूं कि जितने गहने हैं, सोना चांदी, ब्रांडेड कपड़े हैं, सारी चीजें महिलाओं से खासतौर पर जुड़ी हैं, ये सब महंगी हो जाएंगी। जी बिल्कुल, महिलाएं तो यहाँ पर बहुत हैं। इसके साथ ही कुछ और भी लोग अपनी राय रखना चाहते हैं। सर, ये बताइए कि इस बजट से आपको लगता है कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं, हालांकि 10 लाख से ऊपर की सभी गाड़ियां महंगी हो गई हैं, तो कम से कम कार का सपना आपका मुश्किल हो गया? नो मैडम, कार आर तो कौन खरीदेगा? तो रोटी की दिक्कत आ रही है। कार का तो नंबर तब आएगा जब मिडिल क्लास रोटी खाएगा। तो हमें तो कोई भी उम्मीद नहीं है कि भाई सर, कार तो आदमी तब खरीदता है जब उसके बाद एक्सेस पैसे हों। लेकिन फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि हर चीज महंगी कर दी है उन्होंने, और मिडिल क्लास को तो ये सरकार मेरे ख्याल मुझे लगता है कि बिल्कुल ही बर्बाद करना चाहती है। अब बाकी तो हम क्या कहें, सभी लोग परेशान हैं। मध्यम वर्ग तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन किस बारे में कोई भी सरकार नहीं सोच रही। और जो हमें उम्मीद थी, हमें कोई भी चीज इसमें हमें ऐसा नहीं लगता कि कामयाब होगी। हर चीज महंगी कर दी है इन्होंने। कभी बच्चों को चलो आउटिंग कर लें, एक दिन के लिए चले जाए, वो रेस्टोरेंट महंगा कर दिया। यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगी मैम कि आपने जैसे बताया कि ब्यूटी पार्लर के बारे में तो अब महिलाएं सोच ही नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ ही महंगा हो गया है। होटल में खाना खाना या कहीं सिनेमा में अगर आप जाना चाहें, तो महिलाओं को आपको लगता है कि इस बजट से कुछ हासिल हुआ? नहीं मैम, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि महिलाओं को, खासकर हमारे देश की महिलाएं पूरी तरीके से नाउम्मीद हुई हैं। जैसे कि मेरे इनकम टैक्स के अंदर थोड़ा सा था कि हम लोग को और रिबेट मिलती, या हमारे जो किचन का बजट है वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाता। उसको लेकर के कोई भी स्कीम या किसी तरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब जो हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के इन्होंने काफी कुछ एडवांटेजेस दी हैं। हेल्थ के बारे में यहाँ जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि अब जो है कम से कम 3000 जो दवाइयों की दुकान, सस्ती दवाइयां वहां से मिल पाएंगी, डायलिसिस अब आपका सस्ता हो पाएगा, इसको लेकर खुश हैं आप लोग? हाँ जी, बहुत खुशी हुई थी हमको। जैसे कि हम हार्ट प्रेशर के मरीज हैं, तो इसके लिए हमें दवाई सस्ती मिलेगी, तो इसके लिए हमें बड़ी खुशी की बात है। बाकी और भी हम बुजुर्गों के लिए थोड़ी कुछ राहत मिले तो इसमें हमें और भी खुशी मिलेगी। ठीक है जी रोशन। आरती, लौटेंगे आपके पास ये आप अलग अलग लोगों की राय और कुछ और रिएक्शन, क्योंकि देश भर के तमाम राज्यों से ऐसे लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं जिनकी बजट से उम्मीदें थी। अपनी अपनी उम्मीदों को लेकर लोग क्या कहते हैं वो हम जानेंगे। निरंजन जी हमारे साथ कम वक्त के लिए, आखिरी सवाल उनसे हम कर लेते हैं। निरंजन जी, ऐसे लोग जो निराश है, और मुझे नजर आ रहा है कि बहुत से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस बजट से खुश नहीं है, आम लोग, मिडिल क्लास फैमिली, उनको आप बताना चाहेंगे आपकी नजर में वो खुश हो सकते हैं इस बजट से? ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं? मेरे अंदाज से नॉर्मली जो ओवरऑल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के पोटेंशियल पर वो बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ को सेक्टर पर जोर दिया गया है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, तो मेरे अंदाज से ओवरऑल जो बेनिफिट इनकम के ऊपर हो जाएगी। तो मेरे अंदाज से वो चाहते हैं कि ओवरऑल लार्ज प्रोजेक्ट्स ग्रामीण विभाग में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो ध्यान देना चाहते हैं। तो इसमें छोटे घर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी जो इफेक्ट आएगी वो काफी समय लगता है। लोग आज उत्सुक में ये रहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ये बेनिफिट मिल जाए, तो वो राहत हमें दिख नहीं रहा है। इसलिए लोग नाराज हैं कि हमें आज की तारीख में क्या बेनिफिट है। आज की तारीख में हम खाना लेने जाएं, खमीज लेने जाएं, कपड़े लेने जाएं, वगैरह करने जाएं, तो हमें राहत नहीं मिल रही। लेकिन लॉन्ग टर्म ये मोदी साहब के ये विचार है, जेटली साहब का ये विचार है कि ओवरऑल रूरल इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट हो, मेक टू वर्क, हम मेक इन इंडिया हम बढ़ाते जाएं, तो उसका ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पे बढ़ोतरी हो, छोटे मकान बनते जाएं, कि जो लोग आज के तारीख में झोपड़पट्टी में है या छोटे जगह में है, उनको ये लॉन्ग टर्म में हमको राहत मिले और 2-3 सालों में इनका जो बेनिफिट है वो दिखने लगे। शुक्रिया
निरंजन हीरानंदानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार इस दिशा में अगर सोच रही है, एक्सपर्ट्स को लगता है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में, ये तो जरूरी था कि वहां पर आप क्रय शक्ति बढ़ाते हैं, वहां पर इकोनॉमी मजबूत होती है, लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ती है, तो पूरे देश को इससे फायदा होता है। लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो, गांव से तेजी से पलायन ना हो, वहां पर रोजगार मिले, सारी सुविधाएं हो, इस ओर सरकार ने फोकस किया है। लेकिन असर कुछ वक्त लग सकता आने में। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी इस पर आ रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी और मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा है इस बजट को लेकर, आइए सुनते हैं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, उसके सशक्तिकरण के संकल्प से भरा हुआ बजट और निश्चित तौर से देश के विकास की गाड़ी को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लक्ष्य से भरा हुआ बजट है। वित्त मंत्री ने जो अपने बजट के प्रस्ताव रखे हैं, उनमें बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है। जो उन्होंने यूपीए की सरकार से अपनी तुलना की, वो तुलना भी गलत है। कुल मिलाकर लबोलबाब ये है कि जो स्टॉक मार्केट, जो सबसे बड़ा मूल्यांकन करता है बजट का, उसने बजट को थम्स डाउन दिया है। और इसलिए ये कहना कि ये डेड स्कड है, उचित रहेगा। तो विपक्ष आलोचना कर रहा है इस बजट की और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि गरीबों को और किसानों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। इस बजट की खास बातें क्या है? अगर आपने अरुण जेटली का पूरा बजट नहीं सुना, ये हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा एक्सपर्ट से जानेंगे सरकार के पास कहां गुंजाइश थी और बेहतर करने की, एक ब्रेक के बाद। आम बजट 2016-17 आ चुका है। इस बजट में क्या कुछ खास है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो बड़े पॉइंट्स हैं इसमें, बजट को लेकर क्या क्या महत्वपूर्ण तौर पर कहा गया है, वो एक बार देख लेते हैं। आय का स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, जिस पर लोगों की नजरें थी कि इसमें क्या बदलाव किया जाएगा और छूट के दायरे में क्या इजाफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 50 लाख तक के घर पर ब्याज में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 5 लाख आय तक वालों को 3,000 की छूट। HRA 24,000 से बढ़ाकर 60,000 तक। एक करोड़ से ज्यादा आमदनी पर 15% सरचार्ज, 12 से इसे 15% किया गया है। सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% हुआ है। 3 साल तक के लिए कर्मचारियों का EPF सरकार देगी। सोने हीरे के गहने महंगे हो गए, ब्रांडेड कपड़े महंगे हो जाएंगे। हर तरह की गाड़ियों में जिस तरह का टैक्स लगा है, उसके बाद ये गाड़ियां महंगी हो गई हैं। बीड़ी को छोड़कर हर तरह के तंबाकू उत्पाद, हर बार की तरह इस बार भी इसमें इजाफा होगा, ये महंगे हो चुके। और इसी पर हम बात कर रहे हैं, सरकार ने जो आज बजट का ऐलान किया उसमें क्या कुछ है। खास तौर पर ये समझने के लिए 2 एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ इसमें किया गया है। अमित जी, ये जो अभी हमने महत्वपूर्ण बातें इस बजट की दिखाई हैं, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि सरकार के पास गुंजाइश कितनी थी? क्या सरकार ने उस गुंजाइश के हद तक ही काम किया या अभी बहुत कुछ किया जाना जरूरी था, इस बार वो कर नहीं पाई सरकार? देखिए, बिल्कुल आप ये देखिए, वित्त मंत्री जी ने अपना तीसरा बजट संसद में दिया है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि पिक्चर जो 5 साल की थी अब वो उसके एकदम मध्यम चरण में आ गई है, मिड पॉइंट पर है, जहां पर 2 साल से उनकी जो नीतिगत पॉलिसियां चल रही थी उसके आगे लेके जाने का समय था। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो बजट से पहले ही उन्होंने बताया कि हमें एक बहुत ही खराब अर्थव्यवस्था दी गई थी जो पिछड़ी हुई थी, जिसके सामने बहुत सारे चुनौतियां थी और उसको वो बहुत अच्छे से वहन करते हुए यहां तक आए और उन्होंने बताया कि वो सक्षम है। मैं जहां तक देखता हूं, जब उन्होंने अपना बजट शुरू करा तो उन्होंने 9 बिंदुओं पर 9 पॉइंट्स ऑफ पिलर्स जो अपने टैक्सेशन पॉलिसी के बताए, उन 9 के 9 बिंदुओं को पूरी तरह से रैशनली सोचते हुए रखा गया है। जहां तक शिक्षा की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसान की बात करें या फिर हम स्किल इंडिया की बात करें, सब पर उन्होंने पूरी तरह से ध्यान दिया। थोड़ी जो समस्या थी वो केवल ये थी कि आय कर के स्ट्रक्चर को, जिसका हर एक आदमी तक सीधा प्रभाव पड़ता है, इमीडिएट प्रभाव पड़ता है, वहां पर क्या होगा? वहां पर उन्होंने किसी तरह की कोई छूट नहीं थी। इनफैक्ट जो सुपर रिच या उच्च मध्यम वर्ग है उस पर और कर लगा दिया, टैक्सेस का बर्डन डाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय था, क्योंकि इससे ज्यादातर लोगों को फायदा पहुंचने वाला था।
उसमें उनको जनता को जरूर निराशा हुई है। जो वित्त मंत्री जैसे कई तरह के कयास लगा रहे थे कि कम से कम 50,000 तक का भी अगर उसमें छूट मिल जाता तो जनता शायद उसमें सेटिस्फाइड हो जाती। आदित्य जी, यहां पर हमने ज्यादातर युवाओं से जो बात की बजट आने से पहले, और ये बहुत चिंता की बात रही है, पिछले 1 साल में ऐसा जॉब क्रिएशन हुआ भी नहीं, लोगों की नौकरियां कुछ ज्यादा गई हैं। इस बार के बजट से क्या नई नौकरियां आएंगी? आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सोचा जा रहा है। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम निकाली है SC ST और जो भी OBC एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, और उसके लिए 500 करोड़ का आई थिंक एक पूल बनाया गया है। तो आई थिंक उसकी तरफ जाना चाहती है सरकार, और एम्प्लॉयमेंट की तरह एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है। बट आई थिंक इट विल टेक टाइम जब तक वो पहुंचेगी और इम्प्लीमेंट होगा, और इसका की इम्प्लीमेंटेशन पे भी है। अगर ये उनकी तरफ पहुंचता है और इम्प्लीमेंट होता है 80% भी, तो ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये क्योंकि लोगों की उम्मीदें ज्यादा होती हैं, वो उस तरीके से नहीं सोचते कि सरकार के सामने चुनौतियां कैसी हैं, कैसे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया सरकार को उसमें काम चलाना है। लेकिन एज एन एक्सपर्ट आदित्य, आपको लगता है कि जो ग्लोबल स्थितियां हैं देश के सामने और हर जगह स्लो डाउन कितना ज्यादा, आप चाइना की इकोनॉमी देखिए क्या हालत है, वैसे में अपनी इकोनॉमी को 7 या 7.5 जो सर्वे में कहा गया उस पर बनाए रखना और ये सब देना, ये बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए कोई भी रहती है, उससे निपट रही है सरकार? डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज, और इतनी जनता है हमारी, इतनी पॉपुलेशन है, उसको साथ में लेके चलना है। उसके साथ हमें पता है कि हमारी एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है, उसको इम्पेटस देना है। देयर आर फार्मर्स, उनको सपोर्ट करना है। तो जो फाउंडेशन ले करी गई है इस बजट की, वो आई थिंक विल बी प्लेइंग अ वेरी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन टू द सक्सेस ऑफ द इकोनॉमी, सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। और जो 9 पिलर्स की अमित जी ने बताया, जो उन 9 पिलर्स में हर एक उस चीज पे फोकस किया गया है जिसकी जरूरत थी, और उसका इम्पैक्ट वो हिरनदान जी भी बता के गए थे। इनका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट शेयर बाजार की तरफ आप देख रहे होंगे थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे टोटल इकोनॉमी की तरफ, उसको अगर 7.5% या 8% पे ग्रो कराना है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। और वो अगर इस फाउंडेशन के थ्रू चलता है और उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी रहती है, तो डेफिनेटली वी कैन ग्रो एट दैट ट्रैजेक्टरी। लेकिन अमित जी, ये जो ग्लोबल इकोनॉमी में जिस तरह का स्लो डाउन, जिस तरह के चैलेंजेस है, उससे निपटने के लिए ये भी तो जरूरी है सरकार के लिए कि वैश्विक स्तर पर भी स्थितियां मजबूत हो, अच्छी हो। आपका निर्यात लगातार गिर रहा है, भले ही आपके पास विदेशी निवेश बढ़ा हो, लेकिन निर्यात गिरना एक बड़ा चैलेंज तो है ही। देखिए, निश्चित तौर से हमारे निर्यात में लगातार कमी आ रही है, पर अगर आप देखें जो ये वैश्विक मंदी की बात कर रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम चाइना की बात करें, हम चाइना की स्थितियों को नहीं सुधार सकते। अगर हम अरब देशों की बात करें, खाड़ी देशों की बात करें, तो खाड़ी संकट हम नहीं सुधार सकते। हमारे पास अगर अमेरिका की बात करें तो यूएस और यूके के अंदर जो जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, हम उसको सुधार नहीं कर सकते। तो हमारे पास है अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारना, आंतरिक स्थिति को सुधारना, जिससे हम इंडिजीनियस इकोनॉमी की बात करते हैं। वित्त मंत्री जी ने भी इसका रेफरेंस दिया कि हमारी इकोनॉमी अपने आप में पूर्ण इकोनॉमी है, वो सक्षम है हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए। और जहां तक ये बजट है वो बहुत दूरगामी बजट है, पूरी तरह से सोचा समझा बनाया गया बजट है। इसके इम्पैक्ट हमें इमीडिएटली महीना 2 महीना में नजर नहीं आएंगे, लेकिन निश्चित तौर से 1 साल या 18 महीने उसके बाद ये बजट के असर नजर आने लगे। लेकिन कड़े कदम उठाने का अमित जी वक्त तो यही था, क्योंकि आप बोला तो यही जाता है और सरकार करती भी यही है कि जैसे चुनाव के नजदीक आते हैं, आपका 5 साल का टर्म पूरा होने वाला होता है, आप पॉपुलिस्ट हो जाते हैं, आप जनता को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, तो वो एक दबाव होगा अगले और उसके अगले साल के बजट में। निश्चित तौर से बिल्कुल, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि इस बार वित्त मंत्री जी ने किसी तरह की आय की छूट नहीं दी और उसको अगले साल या उससे आने वाले साल के लिए बचाकर रख ली है, ताकि वो 50,000 की जगह सीधा 1,00,000 1.5 लाख देखकर और एक तरह से रॉबिनहुड इमेज अपनी वहां पर क्रिएट कर सके जनता में। आदित्य जी, अब तो ये सवाल है ना कि क्या गुंजाइश बचती थी, इसके बाद भी जो भी चीजें हम बजट में देख रहे आई हुई हैं, उसके बाद सरकार के पास था क्या और करने के लिए? आई डोंट थिंक कि इतना कुछ था करने के लिए, क्योंकि प्रेशर बहुत है। कमिंग फ्रॉम 7th पे कमीशन है, ओरोप है, तो जितनी भी सब्सिडीज दी गई हैं, डायरेक्ट सब्सिडीज पहुंचाना और उसको इंप्लीमेंट करना, उसके अपने खर्चे हैं। तो आई डोंट थिंक कि इतना स्कोप था। और आई थिंक अमित जी ने जैसे बताया, स्कोप अपनी तरफ रख लिया गया थोड़ा बहुत, जिससे कि आगे जाके या नेक्स्ट ईयर या टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द टर्म, तो वो एक अच्छा बजट दिया है जिसमें कि मास मार्केट या पॉपुलेशन को, जो कि पॉपुलिस्ट बजट बोला जाता है, उस तरफ मूव करें। लेकिन आई थिंक ये वाला बजट बहुत जरूरी था, अगर हम देखें कि इकोनॉमी को एक फाउंडेशन देना, स्ट्रांग फाउंडेशन देने के लिए बहुत जरूरी था। चलिए, इस पर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, आज जो बजट आया वो एक बार सुन लेते हैं।
गौर से अगर देखा जाए तो इस बजट में वित्त मंत्री जी ने वो सभी बातें समाहित की हैं जिसकी आवश्यकता थी आज के दिन अर्थव्यवस्था को। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बजट को जब लोग गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो पाएंगे कि इसमें हर क्षेत्र के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ है। जोर जरूर है ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर, और बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर जोर है, लेकिन उसके साथ ही साथ कॉर्पोरेट इंडिया के लिए भी बहुत कुछ है। तो बहुत कुछ जोर देने की यहां पर कोशिश की गई। यशवंत सिन्हा हालांकि सरकार की आलोचना करते रहे कई मोर्चे पर, लेकिन आज वो मानते हैं कि जो बजट है उसमें हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर आप गौर से देखेंगे इसमें स्वास्थ्य में, शिक्षा में, हालांकि सरकार पर पिछले बजट में आरोप लगा था कि सोशल सेक्टर में सरकार उतना नहीं स्पेंड कर रही है जितना करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर गांव की स्थिति सुधारने में बहुत प्रयास किया गया। मनरेगा को लेकर एक खास एलोकेशन है, बहुत ज्यादा इस बार सिंचाई को लेकर है। फसल बीमा योजना की पहले ही सरकार घोषणा कर चुकी है, उसका उल्लेख भी यहां पर किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से मजबूत हो, पीएम जो सड़क योजना उसको लेकर ज्यादा फंड दिया गया और राजमार्गों को और मजबूत किया जाएगा और जोड़ा जाएगा, एक कोशिश यहां पर दी गई है। अब दवाइयों को सस्ता किया जाए, डायलिसिस सुविधा हर जिले में दी जाए अस्पताल में, ये कोशिश की गई है। तो अमीरों पर टैक्स तो है लेकिन गरीबों तक वो पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार बजट में था कि जो सब्सिडी कट करने की अपील सरकार कर रही है उसको लेकर एक सख्त तरीके से सरकार अब आगे कदम बढ़ाए। अमित जी, ना सिर्फ अपील, क्योंकि ये माना गया कि पहले साल में सरकार ने अपील की, पीएम मोदी ने कहा कि आप सब्सिडी छोड़िए, इससे गरीबों को फायदा हो। दूसरी बार ये दबाव डालने की कोशिश हुई और अब ये देख रहे हैं कि आधार कार्ड को मैंडेटरी करने की कोशिश होगी और होगा भी। तो इससे सरकार पूरी कोशिश कर रही है, मानकर चले कि अब सब्सिडी का फायदा उनको ही मिले जिसके वो हकदार है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं ये आपको बता देता हूं और मैं शायद इसके लिए बधाई भी दूंगा हमारे देश की जनता को भी, उन लोगों की जिन्होंने सब्सिडी को छोड़ दिया है, जो इनको लगता है कि वो शायद देश के विकास के लिए इस प्रकार का काम कर सकते हैं, और जिनको निश्चित तौर पर इस तरह की सब्सिडी को यूज करना चाहिए उन्हीं के लिए सब्सिडी रखी जाए। तो सब्सिडी में अगर आप देखें तो 75 लाख उन्होंने बताया कि कंज्यूमर्स ने एलपीजी के सब्सिडी को सरेंडर कर दिया, और आने वाले टाइम में उन्होंने इसका टारगेट 1,80,000 रखा है कि इतने लोगों से सब्सिडी का हमें प्रभाव छुड़ाकर और जनता को पहुंचाना है। कहीं ना कहीं ई प्लेटफॉर्म्स जो बनाए गए हैं, डायरेक्ट कस्टमर को आधार कार्ड से जोड़कर जो सब्सिडी का पैसा है डायरेक्ट उन तक पहुंचाने की जो स्कीम है, इससे मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का विजन है कि सब्सिडी का सरकार पर बर्डन कम और सीधा उन्हीं लोगों को पहुंचे, वो कारगर साबित होगा। आदित्य, आपका इस पर क्या टेक है? आई थिंक हाँ, ये एलपीजी कनेक्शंस को सबसे पहला पॉइंट वित्त मंत्री जी ने रखा था कि जो रूरल एरियाज हैं उनके तक अभी तक एलपीजी कनेक्शन नहीं पहुंचा है, और ये एक डायरेक्ट ट्रांसफर है जिनको जरूरत नहीं है टुवर्ड्स द जरूरतमंद। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी बहुत जरूरत है। और आई थिंक सरकार ने पहले इसको कंपलसरी नहीं किया, वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप था। कंपलसरी करने पे लोग चोरी करने लगते हैं, बट अब धीरे धीरे वो इम्पलकेट हुआ है और लोग जान गए हैं, उसकी पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट हुई है। तो आई थिंक अब धीरे धीरे लोग खुद ही छोड़ देंगे और डायरेक्ट उनके तक पहुंचेगा जिनको एक्चुअली जरूरत है। और एक सवाल, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए बहुत से सवाल मेरे पास हैं, जो लोग आमतौर पर इस तरह का बिजनेस शुरू करते हैं और तमाम दिक्कतों से घिर जाते हैं, वो ये समझना भी चाह रहे हैं कि सरकार उनके लिए जो योजना कर रही है, एलोकेशन भी कर रही है, रियायत भी दे रही है, उसका फायदा कैसे वो ज्यादा उठा सकते हैं। किस तरह की दिक्कत शुरुआत आपसे, किस तरह की दिक्कत आती है इस तरह के लोगों के सामने जो नया आइडिया लेके कूदते हैं और चुनौतियां उनके सामने होती है? एक दिन में रजिस्ट्रेशन होना, टैक्स के दायरे से दूर होना, आप आसानी से वाइंड अप कर पाए, इसके अलावा क्या चुनौती है जिससे उन्हें जूझना होता है? आई थिंक बोला गया था कि कंपनी फॉर्मेशन के वक्त ही शुरू हो जाता है एक स्टार्टअप का बनना, तो उसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की जाएगी, बट अभी तक देयर इज नॉट मच सिंप्लीफिकेशन। अभी भी कंपनी फॉर्मेशन में 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है, जबकि कुछ डेवलप कंट्रीज लाइक सिंगापुर, वहां पे 1 या 2 दिन में सारा काम हो जाता है। उसके अलावा यू हैव n number of tax licenses to be obtained, like service tax and VAT and other licenses, जिसमें अभी तक ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेप है, तो उसको रिमूव करना और वो टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा सकता है। तो आई थिंक सरकार को टेक्नोलॉजी की तरफ और उसकी तरफ और ज्यादा लीन करना होगा, और ये स्टार्टअप के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन लेंग है। उसके नेक्स्ट स्टेप आता है जहां पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए।
इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ जैसे अगर हम देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि सर्विसेज सेक्टर का पूरा लेके चलती है आगे, वो 2001-2 में आईटी पार्क्स बने थे, वहां सब्सिडीज दी गई थी। तो वो अभी तक स्टार्टअप्स के लिए ऐसा कुछ नहीं आया है, जबकि स्टार्टअप इंडिया प्लान आया है, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि क्योंकि उन लोगों के पास रेंट देने के लिए इतना खर्चा नहीं होता, बिकॉज दे आर ऑलरेडी गिवन अप देयर सैलरीज। जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपनी सैलरी छोड़ दी है, उनको प्लस सैलरीज देनी है अब 10 लोगों की। तो उनको स्टार्ट करने के लिए अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, एक सब्सिडाइज इंफ्रा दिया जाए या को वर्किंग स्पेस दी जाए, तो वो एक अच्छा स्टेप होगा। सेकेंडली, इसमें जैसे कि फंडिंग का एक बहुत बड़ा रहता है एक एंटरप्रेन्योर को, कि अगर एक फंडिंग मिल जाए वेंचर को तो एक सपोर्ट मिल जाता है। तो उस फंडिंग के लिए जो एंजल टैक्स था, उस एंजल टैक्स के बारे में इस बजट में कुछ नहीं आया, जबकि इसकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी स्टार्टअप वर्ल्ड में एज वेल एज कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोथ, क्योंकि जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं एज वेल एज वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनको ये टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसके वजह से कई इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं पाती हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट शुड बी डन। और आइए, आम बजट में वित्त मंत्री 2016-17 का जो बजट आया उस पर अरुण जेटली के परिवार वालों का क्या कुछ कहना, वो सुन लेते हैं। I'm not an expert, but as a common man, I can say that he is concentrated elaborately on all aspects. कम होंगी, बस जरूर कम होंगी, वो तो मेजर बात है। मार्केट ने बजट को वेलकम नहीं, आज देखते हैं, अभी तो आया है बजट। इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। जी करा तो है बहुत कुछ करा है। आई एम श्योर बहुत कुछ करा है। अभी इतना डिटेल में मैं अभी सुना ही है। आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, सो आई कांट से मच ऑन इट, बट एज अ लेमैन आई कैन से दैट ही इज डन वेरिड थिंग्स फॉर वेरिड सेक्टर्स। रिफॉर्मेटिव बजट है एंड इंडिया को इस चीज की नीड है। अभी हेल्थ सेक्टर वगैरह में हमें काफी बजट को लेकर बहुत छोटे छोटे रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और अरुण जेटली के परिवार ने क्या कुछ कहा वो आपको सुना रहे थे। लेकिन बात हो रही थी स्टार्टअप्स को लेकर और उसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं। अमित जी भी हमारे साथ जुड़े। अमित जी, बहुत से लोग तो आपके पास ही शुरुआत तो सीए से ही हो जाती है, क्या कुछ आपको लगता है कि यहां पर और करने की जरूरत है? देखिए, जैसे ही स्टार्टअप की आप बात करेंगे तो स्टार्टअप में सबसे पहले इंसान जब भी कोई मन बनाता है कि नया स्टार्टअप लॉन्च करने का, तो उसके सामने प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क। सेकंड रिस्क होता है उसके टैक्सेशन एंड अदर लिटिगेशंस। तो कहीं ना कहीं यहां पर उन दोनों चीजों का ध्यान रखा गया है। गवर्नमेंट ने बताया, वित्त मंत्री जी ने, आउट ऑफ एनी 5 years यू कैन अवेल द टैक्स हेवन ऑफ 3 years। तो 3 साल आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये हमारे लिए एक स्टार्टअप के लिए नया बूस्ट है, जो यंगस्टर्स इस तरह के वेंचर लगाने के लिए सोच रहे हैं। दूसरा, उनको फंडिंग और नॉलेज पूल प्रोवाइड किया। जहां तक पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज हैं, एक ही दिन के अंदर अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उन्होंने बात की है कि कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड किया जाएगा और उसके अंदर इस तरह के प्रोविजन लाएंगे कि स्टार्टअप एक ही दिन में रजिस्टर हो जाए आपका। तो मुझे लगता है अगर कोई पर्सन सुबह सोचता है कि उसे बिजनेस करना है तो शाम को उसका सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा और अगले दिन उसका बिजनेस उसी दिन से चल पड़ेगा। एक बेहतर प्रयास यहां करने की कोशिश की गई है, जिससे कॉन्फिडेंस तो कम से कम आना चाहिए कि आप अगर कोई काम करने की सोच रहे हैं तो जो अड़चने आपको मोदी सरकार जिस समय आई थी, जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले भी वो ये कहते रहे कि राज्य में कम से कम एक कोशिश मेरी ये है कि सिंगल विंडो सिस्टम में कम से कम आप कारोबारियों को उस तरह की दिक्कत से न जूझना पड़े जो आमतौर पर लोगों के सामने होती है। कोई भी नया आइडिया लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने तक सिर्फ उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने की चुनौती नहीं है, बल्कि आपको सरकारी चुनौतियों से, नौकरशाही से जूझना पड़ता है और उसको दूर करने का प्रयास यहां पर किया गया। हालांकि इस पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि जो बजट है जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इमेज मेकओवर भी है, क्योंकि यहां पर गांव के लिए काफी कुछ किया गया है। हम उस पॉइंट्स को भी निकाल रहे हैं जहां पर लोगों की नजर है उद्योग जगत को लेकर कि उसमें क्या कुछ किया गया है, लेकिन गांव के लिए यहां पर बहुत कुछ किया गया है। और एक बार उल्लेख करना जरूरी है कि सड़क को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, मनरेगा योजना में और ज्यादा विस्तार करने को लेकर यहां पर किया गया है काफी कुछ। और जो चीजें महंगी हुई, हालांकि अमीरों पर टैक्स की बात की जा रही है, उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन गाड़ियां महंगी हो गई हैं और इसके अलावा जो तंबाकू उत्पाद होते हैं उसमें भी इजाफा हुआ है, कोयला महंगा है, सोना और चांदी से बने गहने महंगे हो गए हैं। इसके अलावा एक डिटेल निकल कर आएगी अभी कुछ ही देर में कि क्या क्या चीजों पर असर हुआ है, कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं। लेकिन अमित जी, स्वास्थ्य को लेकर जब बात हो रही है, मैं बार बार देख रहा हूं कि स्वास्थ्य में, चलिए गरीबों के लिए आप बीमा योजना कोई लेकर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्द जोड़ा जाए, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन दवाइयां सस्ती करना, डायलिसिस को लेकर जिलों में तमाम केंद्र बनाना, शहरों की ओर जब भागते हैं लोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि गांव में उस तरह के डॉक्टर्स जाने को तैयार नहीं है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं तो वैसे भी बेहतर नहीं, आप सिर्फ एक केंद्र बनाकर नहीं, आप
एम्स जैसे और हॉस्पिटल कैसे खोले जा सकते हैं, ये आपको याद होगा बार बार पिछले बजट में आता रहा है, इसका उल्लेख इस बार नहीं किया गया। शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से सस्ती की जाए, और 3000 केंद्र अगर आप बनाएंगे सस्ती दवाओं के लिए तो देश भर में वो कहां खप जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। जेनरिक दवाएं कैसे सस्ती हो सकती हैं, हालांकि आप इसके एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जूझते तो आप भी होंगे इस तरह की दिक्कतों के साथ, जो शहरों में लोग रहते हैं वो जूझते हैं, उसके लिए कुछ नहीं है। देखिए, ये निश्चित तौर पर आपने बताया, लेकिन एक प्रयास किया गया है उन क्षेत्रों को जहां पर आज वो सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है जो शहरों को हैं। उनको तो दवाइयां मिल नहीं रही, और मिल भी रही है तो वो शहरों से और बड़े महंगे रेट पर है। कम से कम एक कोशिश किया गया उन गरीब तबकों को जो देश से जुड़े हुए हैं लेकिन देश की तरक्की के अंदर सहयोग देते हैं, परंतु उन मिनिमम चिकित्सा सुविधाओं का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इन सभी चीजों के जरिए डायलिसिस अगर सरकार ने बोला हम आधा करेंगे, पीपीपी मॉडल पर उन पर टैक्स माफ कर दिया जाएगा, जो मशीनें उनके लिए लगेंगी। 3000 औषधालय खोले जाएंगे जहां पर सरकार द्वारा सस्ती दवाइयां दी जाएंगी, और जो जेनरिक रीनल डिसीजेज उन्होंने बताया जो डेडली डिजीज है, जिनसे निश्चित तौर पर किसी भी पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसमें उनको सब्सिडाइज ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक प्रयास है, धीरे धीरे इसका असर शहरों तक भी आएगा, लेकिन अभी उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जहां पर किसी न किसी तरह की महामारी हो जाती है और उनको हॉस्पिटल के लिए भागना पड़ता है। कम से कम एक शुरुआत तो किया गया उनके लिए। लेकिन आदित्य जी, अब ये तो एक न सिर्फ इस सरकार के लिए, पिछले 60-65 सालों में सोशल सेक्टर पर हमने कितना इन्वेस्ट किया है या हमने किस तरीके से उसको मजबूत किया, ये तो नजर नहीं आता है। डेफिनेटली आई थिंक इट टेक्स टाइम, तो अपना टाइम लेता है ये सोशल सेक्टर को रिन्यू करना, उसके तक बेनिफिट पहुंचाना। बट आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। जो जन औषधि स्टोर्स की बात करी गई है, जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करने की बात करी गई है, लेकिन इसके तक पहुंचना, उसमें एक हर्डल मेरे को जो लगता है वो ये है, जो कि हमारा स्टार्टअप भी इसी तरफ काम कर रहा है जेनरिक मेडिसिन को पहुंचाने के लिए। तो डॉक्टर्स अभी तक ब्रांडेड मेडिसिन लिखते हैं, और जब तक आप जन औषधि स्टोर पे नहीं जाओगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसका प्राइस क्या है। तो अगर हम गवर्नमेंट कैन टाई अप विद पोर्टल्स लाइक अस, तो हम ये चीज कस्टमर के घर पे पहुंचा सकते हैं कि भाई ये तुम जो चीज 1000 रुपए की मिल रही है, ये चीज गवर्नमेंट 50 रुपए की देने के लिए है अभी। तो उस चीज का बेनिफिट अगर कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो उसके घर और उसके इंटरनेट के थ्रू पहुंचा जा सकता है। मेरा आखिर में, क्योंकि इसको और डिटेल से चीजें निकलेंगी तो और समझ में आएगा, लेकिन अमित जी शुरुआत आपसे करते हुए 10 में से कितने नंबर देंगे आप अरुण जेटली को आज के बजट के लिए? देखिए, अगर आप बात करें कि परीक्षा थी मोदी जी की भी और वित्त मंत्री जी की, तो मैं इसमें 10 में से 7 नंबर उनको दूंगा। शॉर्ट टर्म में बजट भले ही थोड़ा तकलीफ देने वाला है, लेकिन लॉन्ग रन में इसके अच्छे और दुरुस्त परिणाम नजर आएंगे। पास हो गए अच्छे नंबर से। आदित्य जी? आई थिंक मैं इसको 8.5 नंबर देना चाहूंगा, प्रोवाइडेड की इम्प्लीमेंटेशन इसकी एकदम सॉलिड हो। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका और अमित जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि बेहतर है बजट, आने वाले वक्त में थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में टैक्स पेयर्स को लेकर जिस तरह की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है। हालांकि सोशल सेक्टर को कुछ छूने की कोशिश की गई है और यहां पर गांव की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है। आप पॉलिटिकल रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने क्या कुछ कहा इसको लेकर, वो सुन लेते हैं। सबके लिए ये बजट है और पहली दफा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, इस सब के लिए पैसा, स्वास्थ्य में गरीब के लिए 1 लाख रुपए तक, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा सरकार उठाएगी, उसको करना नहीं पड़ेगा। ये गरीब के लिए बड़ी बड़ी सौगात है और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव विजनरी बजट है। Clarifications. This is a budget of future clarifications. There is no immediate stimulus to create disposable incomes in the hands of the people or to generate employment. Unfortunately, what needed to be done has not been done, which provides greater incentives for employment generation, because the biggest challenge we face today is in employment and in the agricultural sector. इस बजट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाते हैं आपको। आज के परिप्रेक्ष्य में इतना ट्रांसफॉर्मेशनल बजट वित्त मंत्री ने आज पेश किया है कि ये बुनियादी तौर पे इस देश को एक नए विकास के आवाम पे लेके जाएगा। फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ को उन्होंने मेंटेन किया है, साथ ही साथ समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए
देश के 125 करोड़ जनता, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्गीय, नए उद्यमी, हर एक की आकांक्षाओं को इस बजट में ध्यान रख के एक मैं समझता हूं ट्रांसफॉर्मेशनल बजट पेश किया है। Look, the government has painted a very broad and general picture. We have to see exactly how all this is going to work out in practice, what the implementation is going to be like. There are a number of areas where they had opposed certain policies of UPA in the past, like Aadhaar, that they've now adopted, which is very interesting, that they seem to have learned from our own experience and some of the criticisms we have voiced in previous years. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस साल के बजट में पहली बार हमारे देश के इतिहास में रोड प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें राष्ट्रीय महामार्ग भी है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, दोनों को मिलकर करीब 1 लाख करोड़ की प्रोविजन हुई है। और ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक ऐतिहासिक निर्णय है। स्वाभाविक रूप से जिस गति से हमने कार्य शुरू किया, उसके बारे में अर्थमंत्री जी ने अपने भाषण में इसके लिए खुशी भी जताई कि जो स्टॉल प्रोजेक्ट थे उसमें 85% प्रोजेक्ट्स जिसके जो प्रॉब्लम्स थे वो हमारे डिपार्टमेंट ने सॉल्व किए। और मेरी उम्मीद है कि आने वाले 1 महीने के अंदर 15% भी प्रोजेक्ट हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आम बजट 2016-17 आ चुका है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है इस बजट को लेकर, लेकिन सरकार का कहना है कि बजट दूरगामी है और इससे बेहतर परिणाम निकलकर सामने आएंगे। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। Huh?